नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के विला में। दूसरी ओर हर्षवर्धन अनाया जैसे ही रावत मैंशन से वापस घर आए, वैसे ही उन दोनों के बीच प्यार भरा पल बिता। वैसे भी अनाया हर्षवर्धन से गुस्सा थी, तो उसने अपना गुस्सा उसे प्यार करते हुए जताया। उसने हर्षवर्धन के शरीर पर कई सारे दांतों के निशान छोड़ दिए, यहाँ तक कि उसने हर्षवर्धन को बहुत ज्यादा तेज काटा और काफी एक्साइटेड करके उसे छोड़ दिया, ताकि उसे पता चले कि उसने क्या गलती की है। हर्षवर्धन भी समझ गया कि अनाया उस पर गुस्सा निकाल रही है। भले ही वह उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन वह उसे प्यार भरा दिन तो दे सकती थी। हर्षवर्धन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जाहिर से बात है, उसकी बीवी उसकी नजरों में सबसे ऊपर थी, और भला वह उसे नाराज कैसे हो सकता है। उसे तो अंदर से खुशी हो रही थी कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी है जो उसकी परवाह करता है, उसके साथ जीता है और उसको प्रोटेक्ट करने की बातें करता है। पहले ही हर्षवर्धन को उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अनाया उसके लिए सब कुछ करती थी। अगले दिन वह लोग अपने घर के ही हॉल में बैठे हुए थे और हर्षवर्धन प्यार से अपनी बीवी को फ्रूट खिला रहा था, और अनाया अपने फोन में आए हुए किसी ईमेल को चेक कर रही थी। और ईमेल पढ़ते हुए उसके एक्सप्रेशन काफी सीरियस नजर आ रहे थे। वह पास खड़ी हुई अपने सेक्रेटरी बेला से बोली, बेला, इस ईमेल को वेरीफाई करो और मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो कि क्या इस ईमेल में जो भी लिखा गया है वह सच है, और अगर सच है तो मेरे जाने की तैयारी करो। ये सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, बीवी, तुम्हें कहाँ जाना है? तो अनाया अपना फोन हर्षवर्धन को दिखाते हुए बोली, ये देखो, मेरी डॉक्टर एना की आईडी पर एक हाई प्रोफाइल कैसे का ईमेल आया है, जिसमें एक हाई रैंक मिलिट्री जनरल बुरी तरह से घायल हुआ है और उस देश के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है। ये फ्रांस से आया है और उन लोगों ने अर्जेंटली डॉक्टर एना की मदद मांगी है। हालांकि यह ईमेल इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के पास दिया होगा, लेकिन जनरल की हालत काफी क्रिटिकल है। मैंने रिपोर्ट देखी है, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट उस ईमेल को मुझे फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन मुझे उसमें कुछ बात गलत लग रही है। अगर किसी देश का जनरल इतनी बुरी तरह से घायल है तो जरूर उस देश में कुछ हुआ होगा। वैसे भी फ्रांस को ऐसा देश नहीं है जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ हो और बाहर किसी को पता भी न चला हो। ये सुनकर हर्षवर्धन भी थोड़ा चिंतित हो गया। वह गंभीर आवाज में बोला, तुम चिंता मत करो, मैं चेक करवाता हूँ। इतना बोलकर अपना फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी रजत को फोन करके इस बारे में इन्फॉर्मेशन करने को कहा। तब तक बेला भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली गई थी। तभी बाहर से गर्द अंदर आया और वह हर्षवर्धन को ग्रेट करते हुए बोला, बॉस, बाहर एक डॉक्टर आई है और उन्होंने कहा है कि वह मैडम की पर्सनल गायनेकोलॉजिस्ट है और उनकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड वह उनसे कुछ बात करना चाहती है। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। हर्षवर्धन भी इस बात को काफी सीरियसली ले रहा था, इसीलिए वह अनाया को देखकर गंभीर आवाज में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही अस्पताल में इन्फॉर्म कर दिया था कि हमें अब उनकी जरूरत नहीं है। दरअसल अनाया के कहने के अगले ही दिन हर्षवर्धन ने पूरा हॉस्पिटल अपने घर में ही बनवा लिया था। उसने मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ पूरी एक लैब बनवाई थी। अभी हर्षवर्धन का विला जितना ऊपर था उतना अंडरग्राउंड में भी था। अंडरग्राउंड में बहुत सारे कमरे थे, जिसका इस्तेमाल बस कुछ सामान और एंटीक चीज रखने के लिए किया जाता था। अब हर्षवर्धन ने उन सभी जगह को अनाया के लिए हाईटेक लेबोरेटरी और मेडिकल इक्विपमेंट से भर दिया था। वह अपनी बीवी को जरा सा भी सफर करता नहीं देख सकता था, इसलिए उसने ये सब कुछ बस कुछ ही वक्त में करवा दिया था। इसीलिए हर्षवर्धन थोड़ा नाराज था। तभी अनाया गहरी आवाज में बोली, अंडरस्को, अगर वह यहाँ तक आए है, इसका मतलब इसका कोई एजेंडा है और वह जरूर कोई ना कोई साजिश के साथ आए होगी। हम ऐसे ही उसे जाने नहीं दे सकते। अगर पहले की बात होती तो हम बाद में भी देख सकते थे, क्योंकि तब हम दोनों अकेले थे, लेकिन अब बात हमारे बच्चे की है। अगर उसने आगे चलकर कोई साजिश रची तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, ठीक है। वह गार्डों को इशारा करता है कि उसे डॉक्टर को अंदर आने दिया जाए। थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर अंदर आती है। उसे देखकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। ये वही डॉक्टर थी जो अनाया को उस दिन हॉस्पिटल में नीचा दिखा रही थी। दरअसल उस औरत का नाम डॉक्टर सुरभि था। हालांकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वह बस 30 ईयर्स के आसपास की थी।
उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था और वह जोशी परिवार से आई थी। जोशी परिवार देश में जाना माना मेडिकल परिवार था, जिसके परिवार में ज्यादातर लोग मेडिकल में जीनियस थे। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट था तो कोई आयुर्वेदिक मेडिकल में स्पेशलिस्ट था। सुरभि जोशी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट थी तो कोई अलग फील्ड में था। यहाँ तक कि वह लोग रिसर्च भी बहुत ज्यादा करते थे ताकि वह अलग अलग दवाएं बना सके और अमीर लोगों को उन्हें बेचकर मोटी रकम कमा सके। हालांकि जोशी परिवार मेडिकल की दुनिया में बहुत आगे था, लेकिन वह इतना भ्रष्ट भी था। पहले जोशी परिवार के मोरल काफी अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे वह लोग मेडिकल की दुनिया में नाम कमाने लगे और अच्छी रेपुटेशन कमाने लगे, वैसे वैसे उनका चरित्र भी बिगड़ गया। अब तो वह बस नाम के ही जीनियस रह गए हैं, क्योंकि उनके लिए आम लोगों का इलाज करना एक टाइम ऑफ वेस्ट है। वह बस अमीर और नामी लोगों का ही इलाज करते हैं और हम लोगों पर तो वह बस एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब वह डॉक्टर बनते हैं तो आम लोगों की सर्जरी करते हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वह उनके जरिए आगे अपना नाम बना सके। और जब वह उस फील्ड में माहिर हो जाते हैं, बाद में उनके लिए डॉक्टर की डिग्री और बस एक नाम और शोहरत कमाने का जरिया बन जाता है। वह काफी घमंड से चलते हुए अंदर आ रही थी, हालांकि उसे पता था कि वह जहां पर खड़ी थी वह रावत इंडस्ट्री थी और वह रावत अंपायर के मालिक के घर पर खड़ी थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। उसकी वजह थी उनके परिवार के कनेक्शन। मेडिकल जीनियस परिवार होने की वजह से उनके बड़े बड़े लोगों से बहुत अच्छे कनेक्शन थे। भला कौन हमेशा अच्छी जिंदगी नहीं जीना चाहता, खास करके हेल्दी जिंदगी, और जोशी परिवार उन्हें वही देता था, फिर चाहे उनके लिए बहुत सारा मुआवजा क्यों ना देना पड़े। जोशी परिवार के पास ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन ज्यादा कनेक्शन थे। हालांकि उनके पास पैसे थे, वह भी इतने ज्यादा नहीं कि जोड़ या घटाव वह सबको नीचे दिखा सकेगा, लेकिन वह इलाज के बदले लोगों को इलीगल काम करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका सारा रिसर्च और इलीगल डेटा बड़े बड़े लोगों के कनेक्शन के जरिए ही छिपा रहता था। यही वजह थी कि जोशी परिवार की यंगर जनरेशन कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गई थी। उनके लिए वही सबसे सुपीरियर थे और अगर वह कुछ कहते तो वही कानून बन जाता था। इसीलिए वह हर्षवर्धन के घर पर भी इतनी बॉसी थी। हालांकि उसने रावत परिवार का नाम सुना था, लेकिन उसने कभी उसकी पावर नहीं देखी थी। उसे बस यही पता था कि रावत परिवार देश का नंबर 1 परिवार है। हालांकि वह हर्षवर्धन के बारे में और कुछ नहीं जानती थी। इसीलिए जैसे ही वह अंदर आई, एक पल के लिए तो वह हर्षवर्धन की हैंडसमनेस में खो गई। देखकर उसे एडमायर करने लगी। वह पहले भी हर्षवर्धन से मिल चुकी थी, लेकिन तब उसकी नज़रों में हर्षवर्धन पर गई और उसके पास ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं थी। लेकिन जब वह अस्पताल से बाहर निकले थे, तब हॉस्पिटल के डीन ने सुरभि को बहुत अच्छी डांट लगाई थी और उसे हर्षवर्धन के बैकग्राउंड के बारे में बता दिया था। इसीलिए भले ही वह एरोगेंट थी, लेकिन वह हर्षवर्धन को ओपन नहीं कर सकती था। वह जैसे ही अंदर आए, हर्षवर्धन अपने कठोर मगर गंभीर आवाज में बोला, कौन हो तुम और यहाँ आने की वजह क्या है? ये सुनकर सुरभि भी एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, मैं डॉक्टर सुरभि हूँ, इस लड़की की गायनेकोलॉजिस्ट। क्या आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई और वह थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, जहां तक मुझे पता है मैंने हॉस्पिटल के दिन को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि अब मेरी बीवी को हमारे फैमिली डॉक्टर ट्रीट करेंगे, तो मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर सुरभि गुस्से में मुठिया कस लेती है और वह थोड़ी नाराज आवाज में बोली, मैंने पहले भी कहा था, मुझसे अच्छी डॉक्टर इस लड़की के लिए कोई नहीं है। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे बीच में काटते हुए बोला, बस बहुत हुआ, तुम्हारे लिए यह मिसेज एल रावत है और अगली बार इसकी डिसरिस्पेक्ट मत करना, वरना कहीं तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो जाए। ये सुनकर सुरभि गुस्से का घूंट पीकर रह गई, लेकिन वह फिर भी अपनी बात को रखते हुए बोली, गायनेकोलॉजिस्ट की दुनिया में मुझसे अच्छा कोई नहीं है। आप चाहे तो इस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और मैं ऐसे ही अपने पेशेंट को बीच में नहीं छोड़ सकती। सबके रेगुलर चेकअप की डेट गुजर चुकी है, इसीलिए मैं उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए आई हूँ। वह गौर से सुरभि को देखने लगी। वह समझ गई थी कि यह जरूर कोई खुफिया मकसद यहाँ आए हैं, इसीलिए वह उसे घूरते हुए कड़क आवाज में बोली, डॉक्टर सुरभि, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई कानून नहीं है कि पेशेंट अपने डॉक्टर को बदल नहीं सकता, और खासकर कि तुम जैसे बेकार डॉक्टर को तो मैं अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
ऐसे में तुम कैसे मेरा इलाज कर से, और वह मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए अगली बार यहाँ मत आना और चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर सुरभि भी उसे गुस्से में घूरने लगी, जैसे वह अभी उसका मर्डर कर देगी। अगर उसे अच्छी फैमिली में पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता तो वह अपने गुस्से को इतनी अच्छी तरह से छुपा नहीं पाती। वह भी यह किस मकसद से आई थी, वह याद करके खुद को शांत करती है, क्योंकि वह अपने काम को ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती थी। क्या सुरभि जोशी अनाया के लिए लाएगी कोई मुसीबत, और क्या होगा जब पूरी सच्चाई बाहर आएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।